हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में भी हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले हैं। और इस क्वेश्चन बैंक में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। खास करके इस वीडियो में जो है ना दोस्तों, पिछला वर्ष यानी कि इस साल आए हुए सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। 2022 में जितने भी प्रश्न पूछा गया था ना, तो यहाँ पे लगभग में काफ़ी सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर देंगे यानी कि पढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन जो ना दोस्तों 2011 से 2022 तक मौजूद है। ठीक है, इसलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये यहाँ पे जो है ना क्लास 10th के विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन बैंक का यहाँ पे 13 नंबर पार्ट को देखेंगे। इससे पहले काफ़ी सारे पार्ट को पढ़ा चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखिए तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बारी बारी से सभी पार्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना पूछ लिए जाती है। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्लास में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न खास करके जो है ना आपका NCERT बुक से यहाँ पे मौजूदगी मतलब लिया गया है सभी प्रश्न है, इसलिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को मतलब लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्लास काफ़ी शानदार होने वाला है। बिल्कुल क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में भी जाकर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे फटाफट से लाइव चैट में ही कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी भी जुड़े हुए लाइव क्लास में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज के जो फर्स्ट प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 12 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। काफी सिंपल प्रश्न है, हम आपको काफी और पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया आपतन कोण या फिर परावर्तन कोण या फिर निर्गत कोण, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि आपतन कोण किसको कहेंगे, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहेंगे। और ये परावर्तन कोण किसको कहेंगे दोस्तों, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपतन कोण होते हैं इसको हम लोग कोण आई के द्वारा दिखाते हैं। और दोस्तों ये परावर्तन कोण जो होते हैं ना इसको हम लोग कोण आर के द्वारा दिखाते हैं। और दोस्तों प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न गत वर्ष में 12 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो लेंस की क्षमता होती है यानी कि पी, ये जो होता है 1/फोकस, यानी कि ये जो फोकस दूरी होती है दोस्तों ये किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो लेंस की क्षमता होती है जो फोकस दूरी है उसमें वो मीटर में होना चाहिए। कहने का अर्थ है जो 1 मीटर फोकस दूरी वाले होते हैं ना दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, 1 डायोप्टर होती है। ठीक है, कितना डायोप्टर होता है, 1 डायोप्टर। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो डायोप्टर होते हैं ना ये लेंस की क्षमता का SI मात्रक होते हैं। और यहाँ पे और भी SI मात्रक होते हैं लेंस की क्षमता का, जैसे कि आपका प्रति मीटर हो गया, उसके बाद यहाँ पे मीटर इनवर्स हो गया। काफ़ी सारे मात्रक होते हैं, तो जो प्रचलित मात्रक है जो फेमस मात्रक है डायोप्टर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देख सकते हैं इस बार खास करके 2022 का दूसरा सेटिंग में पूछा जा चुका। इसी तरह काफ़ी सारे प्रश्न इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है या फिर समतल दर्पण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, हम काफ़ी और आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये जो उत्तल दर्पण होते हैं इसमें जो प्रतिबिंब होते हैं इसमें जो इमेज बनते हैं ना हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। इसीलिए हम लोग इस उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि वाहनों के साइड मिरर में जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों, कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये जो अवतल दर्पण होते हैं इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, हम लोग हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और ये समतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐनक के रूप में करते हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फटाफट से लाइव चैट में आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, यहाँ पे लेंस में भी कहने का अर्थ है कि गोलीय दर्पण है और गोलीय लेंस है। ठीक है, चाहे वो अवतल दर्पण हो सकता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो सकता है, और लेंस के किस में, चाहे वो अवतल लेंस हो सकता है या फिर उत्तल लेंस हो सकता है। तो इसकी दूरी जो है दोस्तों -15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। ठीक है, यानी कि दर्पण और लेंस वो कौन सा होना चाहिए जिसकी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये दोनों क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। दोनों अवतल होते हैं, यानी कि दर्पण के केस में भी और दर्पण के केस में भी और लेंस के केस में भी क्या होते हैं, ये दोनों अवतल होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 22 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को आप जो है ना अच्छी तरीके से बढ़िया तरह से याद कर लीजिए ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो तो आप जो है उस प्रश्न को नोट कर सकते हैं, ताकि आप जब भी रिवीजन करें तो आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हालांकि हम जो है ना PDF बहुत ही जल्दी हम दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन बैंक सभी सब्जेक्ट का समाप्त होगा तो हम आपको जो है ना PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है, यानी कि जो सोलर कुकर होते हैं उसमें हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देख सकते हैं गत वर्ष में 18 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड जो सोलर कुकर होते हैं ना, इसमें भी हम लोग अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का खासियत होता है ये जो होते हैं ना प्रकाश किरणों को क्या कर देते तो जमा कर देती है, एक जगह जमा कर देती है, यानी कि अभिसारित कर देती है प्रकाश किरणों को। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कौन ऐसा वस्तु है, मतलब कौन ऐसा दर्पण से जो है ना किसी भी वस्तु का आवर्धित करने का अर्थ होता है कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम आपको बार बार बताते हैं ये जो अवतल दर्पण होते हैं ना, इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और भी सोलर कुकर में तो इसका उपयोग किया ही जाता है, और परावर्तक दूरबीन बनाने के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, और ENT डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मरीजों का यहाँ पे आँख का नाक देखने के लिए। चलिए देख सकते हैं गत वर्ष में 16 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो देख सकते हैं 15 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं, सीधा होता है या फिर उल्टा होता है या फिर तिरछा होता है या फिर आधा होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो वर्चुअल इमेज होता है ना, ये हमेशा सीधा होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा उल्टा होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 19 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा मिरर है जिसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए दोस्तों, धनात्मक होना चाहिए। देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपको समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों क्या होती है, धनात्मक होती है, और ये जो अवतल दर्पण होती है इसकी फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है, मतलब ऋणात्मक होती है। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया अधिक होती है या फिर कम होती है या फिर अपरिवर्तित रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। पानी में जो डूबा हुआ एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही ऐसे ही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि पानी में डूबी हुई पेंसिल किसके कारण मुड़ा हुआ दिखाई देता है, यानी कि मुड़ी हुई प्रतीत होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होता है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में 22 का जो ना फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया है
कांच की पट्टी का, या फिर उत्तल लेंस, या फिर अवतल लेंस, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो ये उत्तल लेंस जो है ना दोस्तों, लेंस के केस में ये उत्तल लेंस जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। उत्तल लेंस के सामने प्रतिबिंब मतलब वस्तु को कहीं पे भी रखेंगे, ठीक है, हमेशा लेंस जो ऑब्जेक्ट होते हैं, हम लोग लेंस या फिर दर्पण के केस में हमेशा बाई तरफ रखते हैं। ठीक है, और जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे बड़ा बनता है, मतलब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे फिक्स करेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा गत वर्ष में 22 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रतिबिंब को हम लोग यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा देख सकते हैं, यहाँ पे अनंत पर, या फिर आपका फोकस और लेंस के बीच में, या फिर फोकस पर, या फिर फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी में आपका दिया गया फोकस और लेंस के बीच में। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे। ठीक है, यह एक तरह का स्पेशल केस हो गया आपका उत्तल लेंस का। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 12 का जो ना फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है, यानी कि जो फोटोग्राफी का कैमरा होता है ना दोस्तों, उसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, या फिर उत्तल लेंस का, या फिर उत्तल लेंस, या फिर अवतल लेंस, या फिर आपका ऑप्शन डी में आपका दिया गया है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो फ्रेंड जो फोटोग्राफी कैमरा होता है इसका जो अभिदृश्यक होता है, ये कौन सा लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इनके साथ साथ जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो यही उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट 13 नंबर प्रश्न है। देख सकते हैं गत वर्ष में 17 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो फ्रेंड हम आपको बार बार बताते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है जो हमें दृष्टि संवेदना देती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया विद्युत चुंबकीय तरंग, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना सबसे ज़्यादा होती है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। काफी सिंपल प्रश्न है, तो देख सकते हैं गत वर्ष में 22 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है, और यहाँ पे 18 का दूसरा सीटिंग में तो पूछा जा ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास कहलाता है ना दोस्तों, क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे गोले दर्पण का द्वारक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गोले दर्पण का द्वारक। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड 15 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया गया है 32 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो फोकस दूरी होती है ना वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बट्टे 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 16 का पढ़ा में 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ना धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है, इसीलिए यहाँ पे प्लस 16 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देख सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ना एक प्रश्न न्यूमेरिकल आते ही है। ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में 20 का दूसरा सीटिंग में पूछा गया था, और 19 का जो फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो आपका धनात्मक होती है, और ये अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, और ऋणात्मक होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 22 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का
कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, नेत्र के द्वारा किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। और दोस्तों नेत्र के द्वारा, नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि गत वर्ष में 22 का जो है ना दूसरा सेटिंग में पूछा जा चुका है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, यानी कि कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप अंतरिक्ष से आकाश को देखते हैं ना तो आपको कैसा प्रतीत होगा? तो काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे किसी भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है, स्क्रैचिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, यानी कि प्रकाश छितरेगा नहीं। इसी कारण से हमें जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उसको आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला कलर का दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप पृथ्वी से आकाश को देखिएगा तो कैसा प्रतीत होगा? नीला मतलब नीला प्रतीत होगा। किसके कारण नीला प्रतीत होता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। ठीक है, और दोस्तों ये नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण जो आकाश का रंग होता है नीला प्रतीत होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में यहाँ पे 22 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश का जो स्पीड है ना दोस्तों, कौन सा माध्यम में सबसे कम होता है? मिनिमम होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कांच में प्रकाश का स्पीड क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना सबसे ज़्यादा होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो देख सकते हैं 22 का दूसरा सीटिंग में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए प्रकाश का जो प्राइमरी कलर है क्या क्या है, जैसे कि नीला कलर हो गया, हरा कलर हो गया और लाल कलर हो गया। ये तीनों कलर क्या होते हैं? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व यानी कि पहले दिखाई देता है? कौन से घटना के कारण? तो देख सकते हैं यहाँ पे 22 का जो है ना फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होते हैं ना सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले जो है ना दिखाई देता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स का प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो देख सकते हैं 15 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है और इनके साथ साथ 22 का जो है ना फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है कि आई स्क्वायर आर है और यहाँ पे भी स्क्वायर बटे आर है और यहाँ पे भी आई है। ये तीनों जो है ना विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, डिनोट करता है, लेकिन ये जो आई आर स्क्वायर होते हैं ना ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है तथा इसे 120 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होना चाहिए? ठीक है, यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक का बल्ब लेंगे उसमें 220 वोल्ट का करंट प्रवाह करेंगे, फ्लो करेंगे और यहाँ पे 100 वाट उसमें अंकित है। ठीक है, और जब हम 110 वोल्टेज उसमें देंगे तो उसका शक्ति कितना होना चाहिए, उसका पावर कितना होना चाहिए दोस्तों? 25 वाट होना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं 22 का जो है ना दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है और 13 का कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैथ्स का प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको भी अच्छी तरीके से फिजिक्स का न्यूमेरिकल प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न ये कराया कि 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध होता है ना दोस्तों कितना होता है? तो चलिए ये न्यूमेरिकल प्रश्न इसको फटाफट से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 100 वाट यानी कि विद्युत शक्ति अर्थात पी का मान यहाँ पे दिया गया है 100 वाट और यहाँ पे वोल्टेज यानी कि विभवांतर का मान कितना है दोस्तों? 220 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रतिरोध क्या होगा यानी कि आर क्या होगा? तो फ्रेंड एक स्पेशली फॉर्मूला होता है इसको सोल्व करने के लिए, आर बराबर जो होता है ना भी स्क्वायर बटे आर होता है। ठीक है, क्या होता है? भी स्क्वायर बटे आर। तो यहाँ पे देख सकते हैं भी का मान कितना है दोस्तों? 220 वोल्ट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि भी स्क्वायर है, बटे आर का मान देख सकते हैं यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर का मान कितना है दोस्तों? सॉरी यहाँ पे पी हो जाएगा। 1 मिनट फॉर्मूला को यहाँ पे अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा आई बराबर
भी स्क्वायर बट्टे पी, ठीक है, भी स्क्वायर बट्टे पी, जहाँ भी क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा और पी आपका विद्युत शक्ति और आई आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। तो इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, आई बराबर हो जाएगा आपका भी स्क्वायर बट्टे पी। तो यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे 220 वोल्ट है, तो इसको हम लोग दो बार गुणा करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पे देख सकते हैं पावर यहाँ पे 100 वाट है। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 शून्य से ऊपर में 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। जब हम लोग 22 को 22 से गुणा करेंगे, 22 को 22 से गुणा कीजिएगा ना, तो कितना आएगा, 484 ओम आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 484 ओम। यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया, और प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टॉप लेवल के हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर प्रतिरोध परिपथ में धारा का मान क्या होगा। चलिए इसको फटाफट से सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2 को प्रतिरोध दिया गया है, दोनों को यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे R1 का मान यहाँ पे 1 ओम है और R2 का मान यहाँ पे 2 ओम। तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है दोस्तों, 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी का मान 6 वोल्ट हो जाएगा यानी कि 6V। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I का मान क्या होगा। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा आपका, V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे V का मान है 6 वोल्ट और यहाँ पे R का मान है 3। तो यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, 2 टाइम्स में कट गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको हम लोग A के द्वारा अंकित करेंगे यानी कि 2 एम्पियर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 11 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ओम के नियम का गणितीय रूप है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओम का नियम V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे I का मान आप निकाल लीजिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, I बराबर V बट्टे R, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं। काफी सिंपल प्रश्न है और यही प्रश्न यहाँ पे 22 का फर्स्ट सेटिंग में आया हुआ है। तो फ्रेंड आवेश प्रवाह के समय की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। ओम को हम लोग कुछ इस प्रकार दिखाते, ओमेगा के द्वारा इसको हम लोग दिखाते, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि इस वर्ष आया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिरोध। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये विभवांतर का ऐसे मतलब क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होते हैं, वाट होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। देख सकते हैं किसका फर्स्ट दूसरा सेटिंग में पूछा गया था। तो फ्रेंड हम लोग वोल्ट मीटर को जो है किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर कौन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 20 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा जा चुका है और 21 का फर्स्ट सेटिंग में। तो देखिएगा यहाँ पे तांबा है, सोना है, चांदी है या फिर एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, चांदी होती है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 ग्राम सोना से जो है ना कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना फाइनली हम लोग क्लास 10 के साइंस का क्वेश्चन बैंक का 13 नंबर पार्ट में हम लोग जो है ना 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप ईमानदारी से बताइएगा कि ये 30% में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर ही आता है। इसका जवाब जो है ना आप जल्दी से फटाफट से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये सभी प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और इसका नोट्स जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने वेबसाइट पर डाल देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक समाप्त होता है ना, तो हम नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थियों को क्लास 10 के सभी विषय का नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स वगैरह मिलते रहता है डेली, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर ये है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिएगा। बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो सबसे पहले हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में हम नोट आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए
यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। कल भी 1 बजे क्लास होगा, आज तो नहीं हो पाई थी क्लास, ठीक है। कल 1 बजे क्लास होगी और यहाँ पे क्लास का टाइम नोट कर लीजिए, 6 बजे शाम में क्लास होगी और यहाँ पे 9 बजे रात में भी जो क्लास कर रहे हैं तो ये तीनों क्लास को आप जरूर डेली कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम। जब तक अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए।